नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम पढ़ेंगे टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए, टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है उसके कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे बाह्य पार्ट बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर मेंटल होता है और उसके अंदर कोर होता है। तो हमें पढ़ना है टॉपिक कि अर्थ का क्रस्ट कैसे बना था। अब बहुत सारे वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ की अर्थ कैसे बना। देखिए, ये टॉपिक में है ही नहीं, ये हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में है ही नहीं। हमें नहीं पढ़ना कि अर्थ कैसे बना था, वो हमें सोलर सिस्टम, नेबुलर हाइपोथेसिस, टू स्टार थ्योरी उनमें मिल जाएगा, बट वो टॉपिक में है ही नहीं, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो हमें पढ़ना किस लिए है? ठीक है, तो हमें पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पे क्या क्या, अर्थ के सरफेस पे क्या क्या। अब सरफेस होता है क्रस्ट, ठीक है, मोटा मोटे तौर पे बोले तो टॉपिक तो है हमारा कि अर्थ का क्रस्ट कैसे बना। लोग पढ़ा रहे हैं कि अर्थ कैसे बनी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। तो हम पढ़ाएंगे कि अर्थ का क्रस्ट कैसे बना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आज का टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो देखिए, जब अर्थ बना था, आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ बना था, तो तब की कुछ कंडीशन ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस उस टाइम पे टेम्परेचर था जब अर्थ नया नया बना था। अब अर्थ बना कैसे था, किस मैटर से बना था? तो उस टाइम में जब अर्थ और अदर प्लैनेट्स जब नहीं बने थे, तो कुछ मैटर उस टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल मैटर। तो अर्थ और अदर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स इन्हीं प्रीमोर्डियल मैटर से मिलकर बने हैं। तो प्रीमोर्डियल मैटर क्या है? ऑल दोज मैटर्स विच वर एग्जिस्टिंग इन द सोलर सिस्टम बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल मैटर। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि अर्थ जो है इतना टेम्परेचर जो अर्थ पे था, वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर कम करने लगी। कैसे? देखिए, आप एक गर्म पानी की बकेट अगर रखते हो तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो कि वो अगर ऐसे खुला छोड़ दो उसको, तो उससे कुछ भाप निकलना शुरू हो जाएगी। वो क्या करता है, कोई भी मैटर जो गर्म हो, वो अपनी एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी होता है, उसको एग्जर्ट करने लग जाता है, अपने आप को कूल डाउन करने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी का प्रोसेस होता है। तो उसी प्रकार अर्थ जो थी, वो अपनी जो एनर्जी थी, इतने ज़्यादा टेम्परेचर था जो अर्थ का, उसको अपने टेम्परेचर को वो एग्जर्ट करने लगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अर्थ अब धीरे धीरे कूल होने लगी, एनर्जी जब बाहर निकलने लगी तो। ठीक है, तो इस टाइप में ये कूलिंग का प्रोसेस अर्थ का स्टार्ट हुआ। तो देखिए, जो ये एनर्जी थी, ये जो साइमल्टेनियसली हर जगह से, मतलब यूनिफॉर्म एग्जर्ट नहीं हो रही थी, यानी कि कहीं तो ये ज़्यादा मात्रा में एग्जर्ट हो रही थी, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और किसी जगह पे ये कम एनर्जी एग्जर्ट हो रही है, कहीं पे फिर ज़्यादा, कहीं पे कम। तो इस प्रकार ऐसे था कि यूनिफॉर्मली एनर्जी एग्जर्ट नहीं हो रही थी, यानी यूनिफॉर्मली कूलिंग डाउन नहीं हो रहा था अर्थ का। तो इसी वजह से जहाँ जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एग्जर्ट हो रही थी, जल्दी कूलिंग हो रही थी, वहाँ पे पैचेस से बनने लगे, सोलिडिफिकेशन होने लगा अर्थ के सरफेस का। और जहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी एग्जर्ट हो रही थी, कम एनर्जी एग्जर्ट हो रही थी, वहाँ पे अभी भी लिक्विड टाइप में स्टेट थी अर्थ की। तो इस तरह से पैचेस से बनने लगे, जहाँ जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकल रही थी, यानी कूलिंग डाउन जल्दी हो रहा था। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कूलिंग ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, ये एक सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके जियोमॉर्फोलॉजी पेपर 1 में कि व्हाट वाज द डिफरेंशियल कूलिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल कूलिंग कुछ नहीं, यही बात है कि जो अर्थ जब
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था जब अर्थ बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडी जब हो रही थी तो अर्थ का जो एनर्जी जो एग्जर्ट कर रही थी वो सभी जगह पे यूनिफॉर्मली एग्जर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए कूलिंग भी अलग अलग हो रही थी, कहीं पे जल्दी कूलिंग हो रही थी, कहीं पे बहुत धीरे धीरे। इसी का जो डिफरेंस था कूलिंग का जगह जगह को, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कूलिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो सारे प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ये कब हुआ, तो देखिए अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का ओरिजिन था। और ये जो कूलिंग का प्रोसेस था, जो स्मॉल स्मॉल पैचेस बनना शुरू हुए, ये थे लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 4 बिलियन ईयर अगो। तो इस हाफ एंड बिलियन ईयर्स में जो अर्थ का टेम्परेचर था वो 6000 डिग्री से रिड्यूस हुआ 5500 डिग्री सेल्सियस तक, यानी लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ये कम हुआ। अभी आज के टाइम में अगर बात करें तो इनसाइड अर्थ, जो ये अर्थ के इंटीरियर में है हमारा, आज भी लगभग मोल्टन मैग्मा आप देखते हो तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर उस टाइम पे था आज के मुकाबले। ओके, ये जो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस जब डिक्रीज़ हुआ लगभग अर्थ का, यानी इनिशियल टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस जब ये टेम्परेचर हुआ, तभी हमारा अर्थ पे जो है सोलिडिफिकेशन क्रस्ट का, सरफेस का स्टार्ट होने लगा, यानी क्रस्ट बनने लगी हमारी। तो ये 500 डिग्री का जब रिडक्शन हुआ अर्थ के टेम्परेचर के ऊपर, तो कुछ ऐसे टाइप में पैचेस बनने लगी, जो अर्थ थी वो इस टाइप में पैचेस बनने लगी। ऐसा क्यों, हमने पहले ही बात की कि अर्थ जो है सेम टाइम पे हर जगह पे सेम टाइप की एनर्जी एग्जर्ट नहीं कर रही थी, कूलिंग अर्थ की अनइवन थी, साइमल्टेनियस नहीं थी, इसी वजह से ऐसे सोलिडिफिकेशन होने लगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा, कहीं कहीं पे कम। तो ये पैचेस टाइप के बनने लगे। इन्हीं पैचेस को बोला जाता है प्रोटो कंटिनेंट। एक तरह से कंटिनेंट थे। प्रोटो वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि दीज वर दी फर्स्ट कंटिनेंट दैट वर एग्जिस्टिंग या क्रिएटेड ऑन दी अर्थ सरफेस। ओके, आज के टाइम की अगर हम बात करें, कंपेयर करें एस्थेनोस्फेयर और क्रस्ट से, तो ये जो बीच का पार्ट था उस टाइम पे ये हाफ सॉलिड था, और आप बोल सकते हो ना तो ये ज़्यादा प्योरली लिक्विड था और ना ही सॉलिडिफाई हो चुका था पूरी तरह से। तो आज के एस्थेनोस्फेयर से इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे एस्थेनोस्फेयर हमारा अर्थ में आज भी ना तो प्योरली सॉलिड है ना प्योरली लिक्विड पार्ट है अर्थ का, तो उसी टाइप में ये बीच वाला पार्ट था। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक्रीशन हाइपोथेसिस। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है कि व्हाट इज एक्रीशन हाइपोथेसिस। तो देखिए इसमें हुआ क्या, एक्रीशन हाइपोथेसिस में जो छोटे छोटे प्रोटोकॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे की तरफ जब आने लगे तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने लगे, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। कुछ इस प्रकार बताते हैं। जो ये छोटे छोटे पैचेस थे, ये जिसको हम प्रोटोकॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, ये क्या एक दूसरे की तरफ आने लगे और ये कुछ थोड़े बड़े बड़े पैचेस ये बनाने लगे। ओके, दो मिलके एक बड़ा पैच बना दिया, दो छोटे छोटे पैच मिलके। अब ये जो प्रोसेस है ये और कुछ नहीं, ये सॉलिडिफिकेशन फर्दर जो होगा बीच वाला पार्ट भी, और ये और वापस बड़े पैच बनने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये एक पूरी बड़ी क्रस्ट बना देगी, एक सरफेस बना देगी, सॉलिड सरफेस, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, क्रस्ट। ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे अर्थ की क्रस्ट कंसोलिडेटेड हुई, मतलब पूरा जुड़ी, छोटे छोटे पैचेस को जुड़ के बड़ा पैच बनाई, क्रस्ट बनी, पूरा सॉलिड बने, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्रीशन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, तो इसके बाद आता है सुपर कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट। जब ये अर्थ का क्रस्ट एक एग्जिस्टेंस में आ गया, हमारी एक्रीशन
होने के बाद क्रस्ट जो बन गया, तो उसमें क्या हुआ देखिए, प्रोटोकॉन्टिनेंट थे जो, वो धीरे धीरे कंबाइन होके एक बड़ा पैच बनाया जिसको हम बोल सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से क्या हुआ कि ये सुपर कॉन्टिनेंट है अगेन डिवाइड, फ्रेगमेंट होने लगा, डिवाइड होने लगा वापस से छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में। तो पहले क्या होता है कि प्रोटो कॉन्टिनेंट कंबाइन होके बनाते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, उसके बाद ये फिर से टूटने लगता है, फ्रेगमेंटेशन होने लगता है इनटू दी स्मॉल स्मॉल कॉन्टिनेंट। ये प्रोसेस कंटिन्यू आज भी चलता आ रहा है और फ्यूचर में भी माना जाता है कि चलता रहेगा। क्या होता है देखिए, पहले हमारे छोटे छोटे सुपर ये प्रोटो कॉन्टिनेंट जुड़ते जाते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, फिर ये फिर से सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लग जाते हैं, फिर से एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं और फिर वापस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सुपर कॉन्टिनेंट का बनना और वापस से छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में डिवाइड होना, ये प्रोसेस चलता रहता है और आगे भी फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो देखिए आज के टाइम में आप बात करो कि प्रेजेंट टाइम में जब हम बात करते कि मोस्ट रिसेंट सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, तो आप एनसीईआरटी या बुक्स में पढ़ोगे पैंजिया बोला जाता है, द मोस्ट रिसेंट सुपर कॉन्टिनेंट नोन। इससे पहले भी बहुत सारे सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके होंगे, टूट चुके होंगे, वापस से बने होंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट जो हमें नोवन है, जिसको हम जानते हैं, वो है पैंजिया। ठीक है, तो हिस्ट्री में सेवरल टाइम से हो चुका है कि सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं, वापस से टूटे हैं और वापस से बने हैं। तो आज के टाइम में जिस हम फेज में चल रहे हैं, तो ये सुपर कॉन्टिनेंट का फेज है कि फ्रेगमेंटेशन का? सोचिए, यस, ये फ्रेगमेंटेशन का दौर है जिसमें आप देख सके हो कि वेरियस छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एटसेट्रा। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है इनिशियल फेज में, तो भी आपको पता होगा कि जो सॉरी, एक टाइम पे जो एशिया था, हमारा इंडिया था और ऑस्ट्रेलिया एक कंबाइन कॉन्टिनेंट थे। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि ये टूटे हैं और सबसे पहले पैंजिया एक पूरा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था। ओके, तो आज हम फ्रेगमेंटेशन की स्टेज में हैं। तो आप लाखों या मिलियन, लाखों करोड़ों सालों के बाद हो सकता है जो फ्यूचर जनरेशन हो वो देखे कि ये सारे कॉन्टिनेंट वापस जुड़ के एक कॉन्टिनेंट बन चुके हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सब है कहानी। और ये जो पैंजिया है, इसको आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा भी है, तो आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो ये सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके बाद ये धीरे धीरे टूटा और आज स्टेज ही जो है कुछ इस प्रकार कहानी है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, फ्रेगमेंटेड हुए हैं इसी पैंजिया से। तो अगर हम इसको सिंपली एक पूरे पैरा में कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है या सरफेस है वो सेवरल ओवरहालिंग से, चेंजेस से होकर गुजरा है। जियोलॉजिकल जो पास्ट है, इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत सारी चेंजेस दिखाता है। आज जब से ये बना है, पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स में अर्थ का जो सरफेस है वो लॉट ऑफ चेंजेस इसने देखे अपनी हिस्ट्री में। ठीक है, और बात करें इसके बनने की, क्रस्ट की, तो ये रिलेट करता है एक्रीशन से। और एक्रीशन जो हमारा है वो डिफरेंशियल कूलिंग के कॉन्सेप्ट से आया है कि अर्थ का जो सरफेस है अनइवन कूलिंग हुआ था, उसी वजह से पैचेस बजे। पैचेस को हम प्रोटो कॉन्टिनेंट बोलते हैं। प्रोटो कॉन्टिनेंट मिलके एक्रीशन करके हमारा सुपर कॉन्टिनेंट बनाए, क्रस्ट बनाए, और धीरे धीरे वो प्रोटो कॉन्टिनेंट जो सुपर कॉन्टिनेंट बने थे वापस से प्रोटो कॉन्टिनेंट बनने लगे, यानी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट बनने लगे। और वो प्रोसेस सेवरल टाइम्स रिपीट हुआ है, प्रोटो कॉन्टिनेंट का, पैचेस का जुड़ना, वापस से एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाना, फिर से टूट कर छोटे छोटे कॉन्टिनेंट बनाना, ये चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा फ्यूचर में भी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। हमने ये भी बात की कि आज के टाइम में स्टेटस क्या है एक्रीशन का। अब वापस से सोचे इस चीज़ को कि हम एक्रीशन की कौन सी स्टेज में है, कि आज हम
कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल कंटिनेंट की स्टेज में है या वापस से टूटने वाली स्टेज में, फ्रेगमेंटेशन की स्टेज में। तो आज हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे कि कॉन्टिनेंट जो है सुपर कॉन्टिनेंट नहीं बन रहा है, बल्कि हम सेपरेशन वाली स्टेज में। ओके, तो स्मॉल स्मॉल कॉन्टिनेंट जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टूटे हुए हैं। अब एक्रीशन हाइपोथेसिस को और थोड़ा डीपली हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि जो अर्थ का सरफेस है उस पे जो हिल्स है, माउंटेन्स है, यानी आप बोल सकते हो जो लैंडफॉर्म्स इनकी वजह से बने थे काफ़ी सारे, उनमें बेसिकली माउंटेन्स एंड हिल्स आते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट माउंटेन की जब बातें होती है तो अरावली और ईस्टर्न घाट आज के टाइम में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। हालांकि इनकी आज के टाइम में ऊंचाई इतनी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे डिग्रेडेशन वाला, इरोजन वाला प्रोसेस होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली लेसन्स में सॉरी, कि कैसे होता है। तो देखिए, जब प्रोटो कॉन्टिनेंट थे, एक्रीशन हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा कि एक्रीशन हाइपोथेसिस में क्या था कि दो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट, प्रोटो कॉन्टिनेंट आपस में मिले थे, एक दूसरे की तरफ आए थे, तो एक तरह से कोलिजन हुआ होगा। जब कोलिजन हुआ तो यहाँ पे सरफेस जो है अपसाइड कुछ सरफेस बड़ा होगा, यानी माउंटेन का क्रिएशन हुआ होगा। ठीक है, वो माउंटेन उस टाइम में बहुत पुरानी, उस टाइम में जब बनी है तो आज के टाइम में जब रहेगी तो बहुत पुरानी है। उन्हीं में से एक है अरावली हिल्स एंड ये हमारा ईस्टर्न घाट की जो पार्ट है वो। ओके, अगर हम कोलिजन से, यहाँ पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट आया कि कोलिजन जब होता है कॉन्टिनेंट का तो कुछ हिल्स बनती है, कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसी में। आज प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, जो रिसेंट टाइम में जो कोलिजन हुआ है कॉन्टिनेंट्स का, तो उसमें कुछ माउंटेन्स, वर्ल्ड की माउंटेन्स है, जिसमें इम्पोर्टेंट माउंटेन है हमारे लिए हिमालयाज़, रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, ये सभी जो है ये भी कोलिजन की वजह से बनी है। आज के टाइम में कॉन्टिनेंट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ोगे कि रीजन क्या है उसका, तो वो बात की बात है, बट हम आज थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं कि कौन सी माउंटेन कहाँ पे बनी है। तो रॉकीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज़ आपको साउथ अमेरिका में, आल्प्स आपको मिलेगी यूरोप में, हिमालय जो है हमारा इंडिया के आसपास मिलता है, इंडिया और यूरेशिया बोल सकते हो वहाँ की बॉर्डर पे। तो जब इंडिया यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, दोनों का कोलिजन हुआ तो हिमालय बना। ये आज भी एक दूसरे की तरफ कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए हिमालय की हाइट बढ़ती रहेगी। उसके बाद अफ्रीका में जो है अफ्रीकन जो प्लेट थी वो यूरोपियन प्लेट की तरफ मूव की, इसीलिए अल्प्स जो माउंटेन है ये बनी। ओके, और यूराल की अगर हम बात करें, ये भी कुछ इसी प्रकार में बनी है। रॉकीज़ की अगर बात करोगे आप, तो रॉकीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ बनी थी जब पैसिफिक प्लेट है वो अमेरिका की प्लेट की तरफ मूव किया। इस प्रकार जो पैसिफिक प्लेट है ये अमेरिकन प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव किए, कोलाइड किए, तो ये बनी थी। तो ये आज के मोस्ट रिसेंट आप बात कर सकते हो, जो ये माउंटेन्स है ये कोलाइड होने से कैसे बनी थी। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे कि कन्वर्जेंस बाउंड्री, डाइवर्जेंस बाउंड्री क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। ओके।